दोस्तों, एक 10 साल का बच्चा जो भूख से तड़प रहा था, सुबह से ही भूख से परेशान था। अब उसे लाखों का हार मिल जाता है सड़क किनारे। उस हार को लेने के बाद वो बच्चा परेशान हो जाता है। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस हार का वो क्या करे, लेकिन उसके चेहरे पर साफ ईमानदारी झलक रही थी। वो बच्चा चाहता तो उस हार को बेचकर अपना भूख मिटा सकता था, लेकिन वो बच्चा ऐसा नहीं करता है। उस हार को उसकी मालकिन तक पहुंचाता है। मालकिन के पास जब वो हार पहुंचती है, उसके बाद वो मालकिन उस बच्चे को एक ऐसा तोहफा देती है, एक ऐसा इनाम देती है, जिसे देखने के बाद बच्चे की जो माँ होती है वो भी हैरान हो जाती है। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोचक कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है मुंबई के एक झोपड़पट्टी इलाके की। मुंबई के झोपड़पट्टी में ही एक महिला रहा करती थी, जिनका नाम था शारदा। शारदा के साथ उनका 10 साल का बेटा रहा करता था, जिसका नाम था राजू। शारदा शहर के बड़े बड़े घरों में जाकर झाड़ू पोछा बर्तन धोया करती थी, तब जाकर अपने बेटे का वो गुजर बसर किया करती थी, अपने बेटे का पालन पोषण किया करती थी। क्योंकि आज से 2 साल पहले शारदा के पति एक फैक्ट्री में काम किया करते थे। एक हादसे में उनके पति की मौत हो जाती है। पति के मौत के बाद अब अपने बेटे के लिए माँ और पिता दोनों का रोल वो खुद ही निभाती है। धीरे धीरे समय गुजरता है, लेकिन समय के साथ साथ अब खाना ना मिलने की वजह से और एक्स्ट्रा काम करने की वजह से शारदा की तबीयत खराब होने लगती है। दिन रात वो काम में डूबी रहती, लेकिन खाना पीना का कोई ठिकाना नहीं था। मुंबई के ही झुग्गी झोपड़ी इलाके में एक छोटे से किराए के कमरे में वो रहा करती थी। उस कमरे में एक कोने में छोटा सा एक बेड होता, तो एक कोने में बर्तन वगैरह रखा करती और एक कोने में वो खाना वगैरह बनाया करती। उसी छोटे से कमरे में अपने बेटे के साथ संघर्ष भरी जिंदगी गुजार रही थी। लेकिन इसी बीच अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। बहुत ज़्यादा बुखार आ जाता है और खांसी इतना ज़्यादा होने लगता है कि खड़े होने का भी उसे होश नहीं होता है। काम पर जाना बंद कर देती है। अब जो उनका 10 साल का बेटा होता है राजू, जब वो अपनी माँ को परेशान देखता है तो वो भी परेशान हो जाता है। 10 साल की उम्र में खेलने कूदने वाला लड़का इतना समझदार होता है कि खेल कूद से दूर दूर तक उसका कोई नाता ही नहीं होता है। माँ को देखकर वो परेशान हो जाता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं सोच रहा हूँ कि अपनी पढ़ाई छोड़ दूँ, क्योंकि जो राजू था 5वीं क्लास में पढ़ रहा था और उसकी फीस वगैरह स्कूल का खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता था। उसकी माँ चाहती थी कि बेटे को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाए, क्योंकि जो राजू के पिता थे वो चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर एक काबिल इंसान बने, उन लोगों की तरह संघर्ष भरी जिंदगी ना गुजारे। राजू जब अपनी माँ से कहता है कि माँ, अब मैं पढ़ाई छोड़कर काम करने के लिए जा रहा हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी और आपको अब घर में ही रहना है, मैं काम करूँगा। अब इतने में शारदा कहती है कि नहीं बेटा, मैं नहीं चाहती कि तू हम लोगों की तरह ज़िंदगी गुजारे। तुम्हारे बाबूजी हमेशा से चाहते थे कि तुम पढ़ लिख कर एक अच्छा और काबिल इंसान बनो। तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हो जाऊँगी 2-3 दिन में, बस तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन राजू को अपनी माँ की बहुत फिक्र होती थी। पिता तो पहले ही खो चुका था, अब वो माँ को खोना नहीं चाहता था। अगर वो माँ को भी खो देता तो फिर इस दुनिया में वो लावारिस हो जाता। उसका इस दुनिया में माँ के अलावा और कोई नहीं था। इसी तरह से 2-3 दिन का वक्त गुजरता है, लेकिन शारदा की तबीयत सुधरने के बजाय और बिगड़ती ही चली जाती है। एक दिन शाम के वक्त बहुत ज़्यादा वो खांसने लगती है, बुखार बहुत ज़्यादा तेज होती है। अब जो राजू था अपनी माँ को देखकर परेशान हो जाता है। अपनी माँ से कहता है कि माँ, तू फिक्र मत कर, मैं जाता हूँ, अभी डॉक्टर साहब को घर लेकर आऊँगा और तेरे लिए कुछ खाने को लेकर आऊँगा। राजू अपने घर से निकलता है। उसे कहाँ जाना था कोई ठिकाना नहीं था, उसे घर से तो निकल जाता है। ऐसे ही चलते चलते वो मुंबई के जुहू इलाके में चला जाता है, जो कि अमीरों का एरिया होता है। वहाँ जाने के बाद एक 5 स्टार होटल के सामने वो रुकता है। देखता है कि उस 5 स्टार होटल में लोगों की चहल पहल है, लोग आना जाना कर रहे हैं। शायद उस होटल में छोटा मोटा कोई पार्टी ऑर्गेनाइज किया हुआ था। होटल के बाहर एक बड़ा सा पेड़ था, उसी पेड़ के सामने वो
खड़ा हो जाता है। फटा पुराना एक कमीज पहना हुआ था, हाफ पैंट पहना हुआ था, पैरों में चप्पल भी नहीं थी और बहुत ही गंदा दिख रहा था। राजू को सुबह से ही बहुत भूख लगी हुई थी, पेट में चूहे दौड़ रहे थे, इतना भूख लगा हुआ था। जब राजू होटल की तरफ देखता है तो वेटर बड़े बड़े ट्रे में खाना लेकर अंदर बाहर कर रहे थे। अब राजू देखकर यही सोच रहा था कि उसमें से एक भी टुकड़ा मुझे मिल जाता तो शायद मेरा पेट भर जाता, शायद मेरी भूख मिट जाती। जब राजू से भूख बर्दाश्त नहीं होता है, किसी तरह से वो हिम्मत जुटाता है और होटल के मेन गेट के पास जाता है, लेकिन उस मेन गेट में एक गार्ड होता है। अब वो गार्ड पूछता है कि क्या हुआ, अंदर कहाँ जा रहे हो। राजू कहता है कि साहब भूख लगी है, कुछ खाने को दे दीजिए। वो गार्ड उसे वहाँ से भगा देता है। अब जो राजू था फिर से उसी पेड़ के पास जाकर खड़ा हो जाता है और पेड़ के पीछे छिप जाता है। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता है। कुछ घंटों के बाद वहाँ पर एक काली रंग की चमचमाती मर्सिडीज आकर रुकती है। उस मर्सिडीज से एक औरत निकलती है जो कि शहर की बिजनेसमैन होती है। रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी जिसमें सितारों के काम किए हुए थे। उसके गले में एक हीरे का हार था जो कि बहुत चमक रहा था। उस महिला का नाम होता है गायत्री मेहरा। जैसे ही गायत्री मेहरा गाड़ी से उतरती है उसके मोबाइल में फ़ोन आ जाता है। फ़ोन पर बात करते हुए वो हड़बड़ी में होटल के अंदर चली जाती है। धीरे धीरे ऐसे ही वक्त गुजरने लगता है जब बाहर लोगों की भीड़ कम होती है और उससे जब भूख बर्दाश्त नहीं होती है तो राजू उस पेड़ से हटकर आगे बढ़ जाता है और सड़क पर वो पैसे ढूंढने लगता है कि अगर 10-20 रुपए मिल जाए तो उससे कुछ खरीद कर वो खा लेगा और अपनी भूख को मिटाएगा। ऐसे धीरे धीरे वो चला जाता है गायत्री मेहरा के गाड़ी के पास। उसके बगल में एक छोटा सा डस्टबिन होता है। आगे बढ़ने के बाद वो देखता है कि नीचे एक कुछ चमक रहा है। जब उस चमकती हुई चीज को उठाता है तो वो होता है हीरे का हार, जिसे देखकर वो एकदम से घबरा जाता है। पहले तो अपने हाथों में उठाता है, उसके बाद वो अपने इर्द गिर्द देखता है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है। उसके बाद वो अपनी मुट्ठी में बांध लेता है और चुपचाप फिर से वो उसी पेड़ के पास जाकर छिप जाता है। अब उसके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। राजू को अंदाजा भी नहीं था कि उसकी कीमत क्या होगी, लेकिन उसे इतना पता था कि इस हार को बेचकर वो अपनी भूख को मिटा सकता है, अपनी माँ के लिए दवाइयाँ ले जा सकता है, अपनी माँ के लिए वो खाना ले जा सकता है। इसे बेचकर वो अच्छी खासी जिंदगी जी सकता है, अच्छे स्कूल में पढ़ सकता है, झुग्गी झोपड़ी से अच्छा एक घर खरीद सकता है, अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। उसके मन में एक आवाज़ आ रही थी कि राजू ये तेरे लिए ही हो रहा है। भगवान ने तुझे एक मौका दिया है अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का। जिसका ये हार है उसका क्या, उसके पास तो इस तरह के बहुत सारे हार होंगे, वो तो अमीर होगी, लेकिन तुझे भगवान ने मौका दिया है। लेकिन तभी राजू के मन में और एक बात याद आ जाता है। राजू और एक बात सोचने लगता है जो उसकी माँ उसे हमेशा कहा करती थी कि बेटा दूसरों के धन को कभी भी अपना नहीं समझना चाहिए। चाहे तुम भूख से तड़प कर मर जाओ, लेकिन दूसरे को माल को कभी तुम अपना मत समझना, दूसरे के माल से कभी अपना पेट मत भरना। अब यह बात राजू को याद आ जाती है अपनी माँ की। वो अपना पैर पीछे खींच लेता है और वो फैसला करता है कि इस हार को वो उस मालकिन को पहुंचा कर रहेगा, क्योंकि राजू पहले ही देख लिया था जब मर्सिडीज से रेड साड़ी में गायत्री मेहरा उतरी तो उसके गले में वो हार था। राजू को तो पता था कि ये हार किसका है, लेकिन वो होटल के अंदर कैसे जाता। गार्ड सामने था, फिर भी किसी तरह राजू हिम्मत करता है। राजू के हाथों में वो हीरे का हार होता है। वो जाता है होटल के गेट के पास। जब वो गार्ड देखता है तो कहता है कि तू फिर से यहाँ पर आ गया। राजू कहता है कि साहब अंदर एक मैडम है, मुझे उनसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, मुझे जाने दीजिए। राजू की इस बात को सुनकर गार्ड हंसने लगता है और कहता है कि अच्छा तो तुझे अंदर मैडम से बात करनी है, जाता है कि नहीं यहाँ से कि मैं डंडे लगाऊं। अब जो राजू था डर जाता है और होटल के ही बाहर एक बेंच होता है, वहीं पर बैठकर गायत्री के बाहर आने का इंतज़ार करने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि जब पार्टी खत्म होगी तो सभी लोग बाहर जरूर निकलेंगे, तभी मैं मैडम को ये हार दे दूंगा। उधर राजू को अपनी माँ की फिक्र हो रही थी, क्योंकि उसकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी, दवा नहीं थी घर में, भूख से बिलख रही थी और तबीयत तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा ख़राब थी। धीरे धीरे रात के 11 बज जाते हैं, पार्टी खत्म हो
हो जाती है। अब लोगों की भीड़ होटल से बाहर निकलती है। राजू की नज़र उसी लाल साड़ी वाली मैडम को ही ढूंढ रही थी। भीड़ में गायत्री किसी से फ़ोन में बात कर रही थी और कह रही थी कि पता नहीं कहाँ खो गया, अंदर मैंने बहुत ढूंढा पर मिला नहीं। राजू उसकी इस बात को सुन लेता है। भीड़ को चीरते हुए राजू चला जाता है गायत्री के पास और पीछे से आवाज़ लगाता है कि मैडम रुकिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अब जो गायत्री थी वो फ़ोन में बात कर रही थी। पीछे मुड़कर देखती है तो एक गरीब लड़का होता है जिसकी हालत भिखारियों जैसी होती है। गायत्री को लगता है कि शायद मुझसे भीख मांगने के लिए आया है। वो थोड़े कड़क मिजाज में कहती है कि बताओ क्या हुआ। अब जो राजू था वो कहता है कि मैडम क्या ये हार आपका है, और अपना मुट्ठी खोलता है। उस हार को देखने के बाद गायत्री एकदम से हैरान हो जाती है। तुरंत उस हार को अपने हाथों में ले लेती है। उसके बाद वो राजू को ऊपर से नीचे तक निहारती है। गायत्री बहुत खुश हो जाती है, कहती है कि बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरा हार लौटा दिया, ये मेरे पति की आखिरी निशानी थी। फिर पूछती है कि तुम्हें ये कहाँ मिला। उसके बाद राजू पूरी कहानी बताता है। खुश होकर जो गायत्री थी अपने बैग से बड़े नोटों की गड्डी निकालती है और राजू को देती है, लेकिन राजू मना कर देता है और कहता है कि नहीं मैडम, ये मैं नहीं ले सकता हूँ। जो चीज़ आपका था वो मैंने आपको लौटाया है, मैंने कोई बड़ा एहसान नहीं किया है। आपकी जो चीज़ थी वो मैंने आपको लौटा दिया। अब उसकी इस बात को सुनने के बाद गायत्री एकदम से हैरान हो जाती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि इतना छोटा लड़का और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। उसको देखकर लग भी रहा था कि बहुत गरीब है। उसके बाद वो महिला उससे उसका नाम पूछती है। वो बताता है कि मेरा नाम राजू है। अपने घर की सारी कंडीशन को बताता है। अब जो गायत्री थी वो मन में सोचने लगती है कि इतनी बुरी हालत है घर की, अगर ये चाहता तो इस हार को बेचकर अपनी ज़िंदगी बदल सकता था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। उसके बाद गायत्री कहती है कि चलो बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। उसके बाद राजू गायत्री के साथ उसी की गाड़ी में बैठता है और अपने झुग्गी झोपड़ी की तरफ गाड़ी लेकर जाता है। जैसे ही उस गली में गाड़ी जाता है, गली के जितने भी लोग होते हैं सभी अपने अपने रूम से बाहर निकल आते हैं और देखने लगते हैं कि आखिर इस गली में इतनी बड़ी गाड़ी किसकी आ गई। राजू अपने घर के पास गाड़ी रुकवाता है। गाड़ी से उतरकर वो सीधे अपनी माँ के पास चला जाता है और माँ के गले से लिपट जाता है। जब गायत्री उस कमरे में जाती है तो घर की हालत देखकर, उस कमरे की हालत देखकर वो हैरान रह जाती है। गायत्री अंदर जाकर पहले राजू की माँ को नमस्ते करती है और कहती है कि बहन जी, आपके बेटे ने जो किया है वो काबिले तारीफ़ है। उसके बाद उसके बेटे की सारी बातें बताती है। अब जो राजू की माँ थी उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, हालांकि ये खुशी के आंसू थे। अपने बेटे को कस के गले से लगा लेती है। गायत्री कहती है कि आपने अपने बेटे को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। उसके बाद राजू की माँ की हालत को देखकर वो परेशान हो जाती है। उसी वक्त गायत्री कहती है कि बहन जी, आपको अब इस घर में रहने की ज़रूरत नहीं है। आज से आप और आपका बेटा मेरे साथ मेरे घर में रहेंगे। जब यह बात राजू की माँ सुनती है तो हैरान हो जाती है। वो कहती है कि मैडम, आप ये क्या कह रही हैं? हम बहुत गरीब हैं, आपके तौर तरीके, आपका स्टैंडर्ड बहुत हाई लेवल का है, हालांकि हम वहाँ पर कैसे रह सकते हैं? गायत्री कहती है कि इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता है, इंसान के अंदर इंसानियत होनी चाहिए। उसी वक्त गायत्री राजू और राजू की माँ को अपनी गाड़ी में बैठाती है और अपने साथ अपने घर लेकर चली जाती है। राजू का एडमिशन शहर के सबसे महंगे और अच्छे स्कूल में करवाती है। राजू की माँ का इलाज करवाती है शहर के अच्छे डॉक्टर से। कुछ ही दिनों में राजू की माँ बिल्कुल ठीक हो जाती है और आज राजू एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है। राजू की माँ और राजू कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि उनकी ज़िंदगी इस तरह से पलट जाएगी। दोस्तों, ये रही पूरी कहानी आप लोगों के सामने। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, और ज़रा भी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। यह एक सच्ची घटना से प्रेरित काल्पनिक कहानी है। इस कहानी में सभी पात्र के नाम बदल दिए गए हैं। मेरा मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने फैमिली का ख्याल रख सकें। मेरे पिछले वीडियोस में जितने भी लोग कमेंट किए हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं। जय सिंह सोनीपत हरियाणा से, सुरजीत सिंह यूएसए से, मोहम्मद अमजद अहमद कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, मोंटी चंडीगढ़ से,
हिमेश धीमन पटियाला पंजाब से, असलम साद गोपालगंज बिहार से, मुकेश कुमार रजक कोटला नई दिल्ली से, संजय बहादुरगढ़ हरियाणा से, अबू सैफ अंसारी कुवैत से, आयूब अंसारी यूपी से, शिवनंदन सिंह। दोस्तों, अगर आप लोग भी अपना नाम मेरी वीडियोस में सुनना चाहते हैं तो अपना नाम और अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ताकि मैं अपनी अगली वीडियो में आप सभी का नाम ले सकूं। मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।